हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू वेरी मच हमारे हर वीडियो को इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। आप सब ने बढ़ चढ़ के कमेंट्स किए हैं, अपनी क्वेरी रेज की हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नाउ आप में से कई सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग लिटरली इग्नोर कर रहे हैं पोस्ट पीजी स्टूडेंट्स को। जीआरएफ एग्जाम्स हैं, पीएचडी एंट्रेंसेस हैं, उनके लिए अभी तक हमने एक भी वीडियो रिलीज नहीं किया है। तो इसी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए अभी आईसीएमआर जेआरएफ जो है वो लाइंड अप है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ का 2022 का पार्ट ए सेक्शंस। ठीक है, यानी सेक्शन ए जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो लाइफ साइंस में या दूसरे एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से करते हैं, इनमें अगर मार्क्स स्कोर करते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन बिल्ड अप अ स्कोर फॉर द रैंक। चलो शुरू करें। Coal, crude oil, and natural gas all are considered fossil fuels because they were formed from the fossilized buried remains of the plants and animals that lived almost millions of years ago. For more than a century, burning fossil fuels has generated most of the energy required to propel our cars, power our businesses, and keep the lights on in our homes. Even today, oil, coal, and gas provide for almost 80% of our energy needs. बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट्स। However, they also have harmful effects, which includes, ठीक है, तो हमें इसमें कॉम्बिनेशंस में बताना है कि जो फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स हैं जो यूज हो रहे हैं ओवर द डिकेड्स, उनके क्या क्या रिpercussion हो सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, बिल्कुल यस। आप अगर फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स की जो है, जैसे कोल है, अगर आप उसे निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उससे लैंड की जो क्वालिटी है वो स्पॉइल होती है। वाटर पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल ठीक है। एयर पॉल्यूशन, डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग इज अ केस, तो ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ओशियन एसिडिफिकेशन ये भी होता है। ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, नो। जो फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स हैं उनकी जो रिपरकशन है या साइड इफेक्ट्स हैं वो एटलीस्ट सारे हैं एक्सेप्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स एनिमल्स आर अलाउड टू ग्रो, जो कि फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स का तो नहीं है एटलीस्ट रिपरकशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, ई एंड एफ। राइट, तो क्या होगा आंसर? ए, बी, सी, ई, एफ, यानी ऑप्शन ए। The cultural tradition of using this substance seems to have developed through a convergent evolution processes. As traces of this habit have been separately in many of the early civilization. Okay, this substance is a soft, okay, and cohesive यानी गमी substance है, designed to be chewed. आपको आंसर समझ में आने लग गया होगा। गमी substance है, soft है और chew करना है without being swallowed। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ओपीएम, कोका पाउडर, टोबैको, च्युइंगम, क्या ऑप्शन आपको लगता है ठीक होना चाहिए? हमारे हिसाब से ऑप्शन होगा डी, दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जरा समझते हैं इसको। बेसिकली ये जो सॉफ्ट सब्सटेंस है जिसको हम च्यू करते हैं बट स्वेलो नहीं करते, ये होती है च्युइंगम। इनफैक्ट द यूज ऑफ च्युइंगम हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन एंशिएंट ग्रीक, मायन और इवन नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशंस। कई सारे जो लिटरेचर्स हैं उसमें ये बोला जाता है कि द पीपल यूज टू कंज्यूम दिस च्युइंग गम। ओके, मॉडर्न फॉर्म ऑफ च्युइंग गम वाज डेवलप्ड इन 1860 बाय द थॉमस एडम्स, जिन्होंने जो चेसिकल्स हैं उन्होंने यूज किया था फॉर हिज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो च्युइंग गम जो है वो आज की डेट नहीं है, एक मॉडर्न सब्सटेंस नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से डिफरेंट सिविलाइजेशन में यूज होता आ रहा है। ओके, तो चलें आगे चलते हैं। Which of the following substance produce brisk effervescence with baking soda solution? ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, जो एसिड्स होते हैं whenever they react with sodium hydrogen carbonate, तो वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकलती है एज अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। राइट, जब भी एसिड रिएक्ट विद अ बेकिंग सोडा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इथेनॉइक एसिड या फिर CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं या फिर विनेगार भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Aspirin was derived from the acetyl salicylic acid found in petri dish containing bacteria, willow tree bark, petri dish containing fungi और मशरूम। देखिए, जो नेचुरल कंपाउंड एस्पिरिन है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द विलो ट्री। ठीक है,
अराउंड 400 बिफोर क्राइस्ट जो हिपोक्रेटस है, जो मेडिकल टर्म्स में बच्चे जानते हैं कि हिपोक्रेटस की ओथ लेते हैं, तो जो हिपोक्रेटस है उन्होंने यूज करते थे ये विलो के जो एक्सट्रैक्ट हैं एज टी, जो विलो लीव्स ले लीजिए आप, उनकी टी बना लीजिए, टू गिव दोज वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम द लेबर पेन, तो जो ईज आउट हो जाता था लेबर पेन, राइट। इन 1828 ये जो जोसेफ बकनर है उन्होंने इस प्लांट में से, विलो ऑफ द ट्री बार्क में से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला था, ठीक है, और उसको इन्होंने नाम दिया था सेलिसिन। क्या नाम दिया था? सेलिसिन। सेलिसिन के साथ एक प्रॉब्लम थी, सेलिसिन आप कंज्यूम तो कर सकते थे बट इट इज अ इरिटेंट। इन 1899 बेयर जो कंपनी है, आप जानते हैं बेयर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, बेयर फार्मास्यूटिकल्स ने क्या करा, उन्होंने इसका एसिटाइलेशन कर दिया, यानी सेलिसिन का एसिटाइलेशन कर दिया, और जो कंपाउंड बन के आया दैट वाज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड दे हैव ब्रांडेड एज एन एस्पिरिन। तो यानी कि जो एस्पिरिन है नेचुरली इनिशियली वाज डिराइव्ड फ्रॉम द विलो ट्री बार्क एज अ सेलिसिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Particulars of the size pose greater risk to the human health. Less than 2.5 micron in diameter, less than 7.5 micron in diameter, less than 4.5 micron in diameter, or less than 3.5 micron in diameter. देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम सीपीसीबी भी बोलते हैं, दे सेज के पार्टिकल्स विच आर ऑफ 2.5 माइक्रोन या उससे कम, रिमेंबर 2.5 माइक्रोन या फिर उससे कम, आर डेंजरस एंड हार्मफुल टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशली जो ह्यूमन जो लंग्स हैं एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर कोई पार्टिकल 2.5 माइक्रोन या उससे नीचे डाया का हमारी बॉडी में जाता है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोन इन डाया पोज ग्रेटेस्ट रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, चलिए। An electric fan is switched on in a closed room. The air in the room is heated, cooled, maintains its temperature, heated or cooled depending on the atmospheric pressure. अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फैन को स्विच ऑन करके छोड़ दें क्लोज रूम में, तो क्या होगा, जो फैन ब्लेड के जो मोशंस हैं उनकी वजह से एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका, या एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज द वार्मिंग इन द एयर ऑफ द रूम। ठीक है, तो इसका मतलब जो रूम है वो थोड़ा सा, उसकी जो एयर है वो हीट अप हो जाएगी, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजेस ग्राउंड वेव्स, आयनोस्फेरिक वेव्स, डायरेक्ट वेव्स और स्पेस वेव्स। देखिए, जो रेडियो वेव्स होते हैं ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपके वॉइस प्रोग्राम्स हैं या म्यूजिक्स है या फिर टीवी सिग्नल्स हैं, जो कि लार्जर एरिया तक भेजने के लिए। ठीक है ना। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो वेव्स को सिग्नल आउट करता है और एटमॉस्फेयर की जो स्फीयर होता है ना, आयनोस्फीयर, उस एरिया को यूज किया जाता है फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पर्पसेस, सो दैट द रिसीवर कैन गेट द दीज वेव्स। अल्टीमेटली ये जो रेडियो वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स कहलाएंगी फिर लॉजिकली? आइनोस्फेरिक वेव्स, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A tall man of height 6 feet wants to see his full image. Then required minimum length of the mirror would be 12 feet, 3 feet, 6 feet or 9 feet. देखिए, the minimum size of the mirror required to see the full image of a person जिसकी हाइट 6 फीट हो, तो उसके लिए हमेशा मिरर की जरूरत होती है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स 3 फीट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन द रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जो आपका 3 फीट का जो मिरर है दैट इज सफिशियंट एनफ, जो क्या कर देगा, हाइट ऑफ द फ्रॉम टॉप टू बॉटम 6 फीट के इंसान को वो कंप्लीट दिखा देगा। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A plain glass slab is capped over various colored letters. The letter which appears least raised is, यानी कि उसमें कितना शिफ्ट होगा? ब्लू, वायलेट, येलो एंड रेड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट जो शिफ्ट होता है ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ अ लाइट रेज, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे। अब लैम्डा यहाँ पे वायलेट की जो है वो सबसे कम है, जबकि रेड की जो है वो सबसे हाई है। ये चीज याद रखिएगा, लैम्डा। अब नॉर्मल जो शिफ्ट है, ठीक है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, लैम्डा के। यानी कि जितनी ज्यादा लैम्डा होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा और उतना ही शिफ्ट कम होगा, याद रखिएगा, लैम्डा ज्यादा कम शिफ्ट। सो द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड, लीस्ट शिफ्ट किसमें ऑब्जर्व होगा, जिसकी की लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, दैट इज रेड। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Surfactants are the compounds that lower the surface tension between two liquids, between a gas and a liquid, or between a liquid and a solid. An example of this is, देखिए सर्फेक्टेंट तो बड़ा सिंपल है। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक जो स्ट्रक्चर, उसका कंपोनेंट जो है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, जबकि उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। याद रखिए इसी तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं फॉस्फोलिपिड्स, वो हमारी मेम्ब्रेन बनाने के भी काम में आते हैं, राइट। और इसी तरह के स्ट्रक्चर हमारे जो केमिकल वर्ल्ड्स में कहां दिखते हैं, सोप एंड शैम्पूज में, जो कि यूज होते हैं टू रिमूव द डस्ट, राइट। तो इसका मतलब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन क्या होगा आंसर, शैम्पू। इनुलिन, इनुलिन क्या होता है, एक पॉलीफ्रक्टन, यानी फ्रक्टोज 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 का अगर एक कॉन्टिन्यूअस पॉलीमर बन जाए तो उसको बोलते हैं इनुलिन। और ये इनुलिन कहां मिलता है, दिस पॉलीफ्रक्टन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ डहेलिया, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शुगर केन में याद रखिएगा सुक्रोज होती है, ठीक है, चलिए ओके। Which one of the following alcoholic drinks is produced without distillation? इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके। लेट्स टॉक अबाउट द फर्मेंटेशन कॉन्सेप्ट से हम देखने शुरू करते हैं। वाइन, विस्की, रम और ब्रांडी। देखिए जो वाइन एंड बियर होते हैं, दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। जबकि जो विस्की है या आपकी ब्रांडी है या फिर आपके जो रम है, ये जो है ये आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो यानी कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वाइन, वाइन, बियर, पेरी एंड साइडर, ये सब जो है प्रोड्यूस होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, राइट। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द विटामिन whose content increases following the conversion of milk into the curd by lactic acid bacteria, that is vitamin C, vitamin B12, vitamin E और vitamin D। देखिए जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मिल्क में जो हमारी लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टेट में, ठीक है। और उसी टाइम पे देयर इज अ वन विटामिन व्हिच इज बीइंग इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और वो कौन सा होता है, विटामिन B12, राइट। तो विटामिन B12 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए अगर आप कर्ड खा रहे हैं तो उसमें दे हैव प्लेंटी ऑफ विटामिन B12, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following fraction of petroleum has the lowest boiling point? याद करिए लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते थे, द क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट यूजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। यानी कि आउट ऑफ द क्रूड जो ऑयल होता है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स उनको हम सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे ऊपर निकलता है, लाइक गैसोलिन। गैसोलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 150 डिग्री, जबकि जो आपका कैरोसिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। डीजल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपका जो फ्यूल ऑयल है उसका होता है अप्रोक्सीमेटली 370 डिग्री सेल्सियस। तो जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट क्या होगा, गैसोलीन, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A well stopped thermos flask contains some ice cube. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए थर्मस है, इसका मतलब सीधा सा क्या है, ना तो आपका मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। और इस तरह के सिस्टम कौन से होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, द मैटर एंड एनर्जी बोथ आर नॉट एक्सचेंज। सो इसीलिए इस केस में होगा आंसर सी। In the table below are the shown temperature conversion from degree Celsius to Fahrenheit. Okay, which of the following are correctly matched? अच्छा ये क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर
या तो आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन दे देंगे या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या फ़ारेनहाइट टू केल्विन। एक काम करते हैं, हम आपको इसके लिए एग्जांपल दे देते हैं। ये नीचे सारे फॉर्मूले हमने मेंशन कर दिए हैं, इनमें से कोई आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अभी एट द मोमेंट हम क्या करने वाले हैं, हम कन्वर्जन देखेंगे कि फ़ारेनहाइट से हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है ये, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, एंड प्लस 32 करना है, ठीक। तो यानी 0 डिग्री में, यानी डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 32 ऐड कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो 0 का तो इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कितना होना चाहिए, 32, तो ए तो होगा ही होगा। अब -10 को करते हैं, तो -10 इंटू 9/5 दैट मीन्स 2, और ये हो जाएगा 18 -18, 32 में से -18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 32 में से 18 करेंगे तो 14, तो आपका बी भी ठीक है। लेट्स से 100, तो 100 इंटू 9/5 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 9 180 प्लस 32 और करना है, जबकि आपको दे रखा है आंसर क्या, 180, तो यानी ये तो आपका गलत हो गया, 180 प्लस 32 ऐड करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं -40 पे, -40 इंटू 9/5, ये हो जाएगा 8, 9 8 72, और 72 में से 32 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, -40। इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से देखिए, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में जो कि फ़ारेनहाइट में भी उतनी ही निकल के आती है। तो आपके आंसर क्या हो गए, ए करेक्ट ऑप्शन है, बी भी करेक्ट ऑप्शन है, एंड डी, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। Two ice cubes are present over each other until they unite to form one block. The forces mainly responsible for holding them together. That's very simple. अगर हम दो आइस ब्लॉक्स ले लेते हैं, लेट अस से एक आइस ब्लॉक ये है और एक आइस ब्लॉक ये है, तो होगा क्या, अगर हम इसको स्लाइटली वार्म कर दें, अगर नहीं भी वार्म करते, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द आईसी लेयर, तो क्या होगा अल्टीमेटली, इट विल मेक द एडहेसिवनेस बिटवीन द टू आइस ब्लॉक्स, दो आइस ब्लॉक्स जो है वो परमानेंटली आपके चिपक जाएंगे, राइट, और इसीलिए आपके दो आइस ब्लॉक्स बिकम्स वन ब्लॉक, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। वेंडरवॉल इसमें नहीं लगेगा, डाइपोल डाइपोल भी नहीं लगेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं लगेगी, कोवेलेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, राइट, तो यानी कि ऑप्शन जो है सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेजर फोर्स। Hypo, which is sodium thiosulfate, is used in photography because it is a strong reducing agent, a strong oxidizing agent, a strong complexing agent, या फिर photosensitive compound। देखिए जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें सारा खेल किसका है, सिल्वर हेलाइड्स का, एजीबीआर का, राइट। जो सोडियम थायोसल्फेट है फोटोग्राफी में, ये वो यूज होता है आपका किसके लिए, एज एन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिक एजेंट या फिर फिक्सर की तरह। पहले क्या होता है, जो नेगेटिव फिल्म है, जो ऑब्टेन्ड आफ्टर फोटोग्राफी, ठीक है ना, ये वाला, उसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं विद अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट से डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं किसके, फिक्सर के थ्रू या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के थ्रू, और वो क्या करता है, वो जितना भी एक्सेस में आपका एजीबीआर है उसको एज एन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वो रिमूव कर देता है, और हमारे पास अल्टीमेटली डार्क सिल्वर पार्टिकल रह जाते हैं और हमारी इमेज जो है वो डेवलप हो जाती है। तो हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज फोटोग्राफी में क्या है, एज एन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। A piece of ice floats in a vessel with water above which a layer of lighter oil is poured, ठीक है। How will the level of interface changes after the whole of the ice melts? What will be the changes in the total level of the liquid in the vessel as well? तो क्या इंटरफेस फॉल करेगा, टोटल लेवल्स भी फॉल करेगा, इंटरफेस बढ़ेगा बट टोटल लेवल फॉल कर जाएगा, इंटरफेस फॉल करेगा या टोटल लेवल राइज करेगा, या दोनों ही फॉल इन कर जाएंगे या दोनों ही राइज करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको जरा समझते हैं क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आइस ब्लॉक है ये,
जो कि वाटर और आपकी ऑयल की जो लेयर है, ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आइस की कुछ डेंसिटी होगी, ऑब्वियसली बात है। जरा देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले। अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है उसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब जरा समझते हैं। देखिए, आपका जो आइस क्यूब है वो क्या कर रहा है? वो फ्लोट इन कर रहा है ओवर द वाटर। दैट मींस व्हाट? ये जो आइस क्यूब है इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो अगर ये मेल्ट करेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर डेंसिटी कम है तो क्या होगा? आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। सो वंस दिस आइस विल बी मेल्टेड, तो जो आपका वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा। ऑयल के साथ क्या होगा? ऑयल के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी क्या है? कम है। यानी कि जब ये आइस मेल्ट करेगी तो वो ऑब्वियसली वाटर लेयर में जाएगी, ऑयल की लेयर में तो जाएगी नहीं, राइट? बिकॉज आइस क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ऑयल क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो जब वो मेल्ट करेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो चली जाएगी वाटर में। और ऑयल का जो लेयर है वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। दैट मीन्स इंटरफेस जो है वो राइज करेगा, ओवरऑल जो लेवल है वो डाउन करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी, इंटरफेस राइजेस बट टोटल लेवल फॉल्स इन, राइट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Legal limit of blood alcohol concentration as per the traffic rules in India is 30 mg in 100 ml of blood, 60 mg in 100 ml of blood, 50 mg in 100 ml of blood और 40 mg in 100 ml of the blood। देखिए, जनरली होता क्या है, जो इंडिया के अंदर जो आपकी जो परमिसिबल लिमिट है इन द ड्रंकन ड्राइविंग केस, वो है आपकी 30 mg पर 100 ml, ठीक है। अगर आपका ब्रेथ एनालाइजर में इससे ज्यादा आती है वैल्यू, तो देन यू आर बीइंग लायबल फॉर अ ड्रंकन ड्राइविंग केस, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि जो ड्रंकन ड्राइविंग केस जो होते हैं उनके केसेस में जो हमारी परमिसिबल लिमिट है वो क्या है? 30 mg इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। Water at 24 degrees Celsius feels much colder than the air at the same temperature, and our body loses heat many times more quickly while in water than it would be in the air at the same temperature. Reason क्या है? Water better conductor है of the two, बिल्कुल ठीक है। Water is much easier to touch and feel than air, ये तो नहीं है ना। Water is denser than air, ये भी ठीक है। देखिए, वाटर डेंसर भी है एयर से और इट इज बेटर कंडक्टर, इट हैज अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? हायर थर्मल कंडक्टिविटी या फिर हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा होती है एयर के मुकाबले। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? अगर आप वाटर में हैं सेम टेम्परेचर पे, तो वाटर जो है आपकी बॉडी से 25 टाइम्स ज्यादा हीट विड्रॉ कर लेगा इन कंपैरिजन टू एयर। यानी कि आपकी बॉडी में से जो हीट कंटेंट है वो 25 टाइम्स ज्यादा विड्रॉ कर लिया जाएगा बॉय वाटर इन कंपैरिजन टू एयर। तो आप एयर में थोड़े से वार्म फील करेंगे बट वाटर में क्या होगा? यू विल बी फीलिंग कोल्ड। और बिकॉज इट इज अ डेंसर, तो जो हीट ट्रैप की है वो जल्दी से जाएगी नहीं। दैट मीन्स what is the better conductor of the two? It has a higher thermal conductivity as well as it is denser than air. Both are the correct reasons, right? So yani A and C is the correct reason. Option B is correct. If an iron ball and a wooden wall of the same radii, okay, are released from an height h in vacuum, remember हमें क्या दिया है? वैक्यूम में, ठीक है ना। then time taken by both of them to reach ground will be, that's very easy। देखिए, हमेशा याद रखिए, they are going to reach at the same time। why? because acceleration जो होता है, acceleration due to gravity in vacuum is same irrespective of the size or mass of the body। यानी आप मास कुछ भी ले लीजिए, साइज कुछ भी ले लीजिए, एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल। दोनों एक ही स्पीड पे पहुंचेंगी, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगी, ठीक है ना। तो यानी कि दे विल बी हैविंग एग्जैक्टली इक्वल टाइमिंग, राइट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. ओके चलिए बस की वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. ठीक है टाइम हमें दे रखा है 100 सेकेंड. If the bus is at the distance of 1 kilometer, किलोमीटर में है, ऊपर वाली वैल्यू मीटर पर सेकेंड में थी, so we have to convert them into the meter, so 1000 मीटर हो गया. From the scooterist, with what speed should be scooterist chase the bus? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड. चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. अगर काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखें तो हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें कितने टाइम में चेज करना है 100 सेकंड्स में, और डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर. यानी कि इफेक्टिवली बस की स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है हमें, ये देखिए बस की स्पीड कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है. और जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी 1000 मीटर बाय 100 सेकंड, दैट मींस ये भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई. अब अगर स्कूटर वाला ओवरटेक करना चाह रहा है तो उसकी वेलोसिटी को तो बस से ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी ओवरटेक कर पाएगा. यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्कूटर की वेलोसिटी में से कितनी बस की वेलोसिटी माइनस हो गई. अब देखिए ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, दिस इज द वेलोसिटी 1000 मीटर बाय 100 सेकेंड, दैट मींस 10 मीटर पर सेकेंड. स्कूटर की वेलोसिटी अभी हमें पता नहीं है, बस की वेलोसिटी हमें दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड. दोनों को सॉल्व करिए, आपकी स्कूटर की वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकेंड. जब वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा फॉर कवरिंग 1000 मीटर इन 100 सेकेंड, तो वो बस को ओवरटेक कर लेगा. राइट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Wood pulp is used to make which of the following? Paper bags, calendars, cardboard box, tissue and toilet papers, blanket, building insulation, diapers and sanitary pads. देखिए जो वुड पल्प जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है उससे हम क्या बनाते हैं, पेपर और पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब वो पेपर और पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमने देखा हुआ है कि जो पल्प से हमें पेपर बैग्स भी बनाते हैं, हम कैलेंडर वहां पे भी तो पेपर यूज हो रहा है वहां पे भी बनाते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है. ये भी टिश्यू एंड टॉयलेट पेपर, ये भी पेपर है तो वहां पे भी यूज होता है. ब्लैंकेट्स, आप डाउट करेंगे ब्लैंकेट्स रियली, यस, एट टाइम्स ये जो टिश्यू पेपर्स हैं दे एक्ट एज एन इंसुलेशन, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, सो ब्लैंकेट्स में कई बार इनको रखा जाता है. ठीक है. तो ब्लैंकेट्स भी हो गए. आपके बिल्डिंग इंसुलेशन फॉर द सेम रीजन वहां पे भी लिख के जाते हैं, और डाइपर्स और सैनिटरी पैड्स भी बनाने के काम में आते हैं, यानी सभी कुछ तो बनाने के काम में आते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. A cut trunk shows 26 concentric rings of springwood and autumnwood in alternate rows. Okay. The age of the trunk would be 13 years, 26 years, 52 years or 104 years. देखिए अगर आपको ये एज ऑफ द ट्रंक पता करना है तो आपको समझना होगा ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का कॉन्सेप्ट क्या है. डाइकोट्स के अंदर ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम रिंग्स बनती हैं, पता है हम सबको. इन द स्प्रिंग व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, तो ज्यादा आपका सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो जो आपकी वुड बनती है वो जरा थिक बनेगी और उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग या फिर अर्ली वुड. अनफेवरेबल कंडीशन यानी ऑटम के अंदर यही सेकेंडरी जाइलम जो है वो एक पतली रिंग बनाएगा और उसको बोला जाएगा आपकी ऑटम या लेट वुड. कहने का पर्पज यह है एक साल के अंदर आपकी एक रिंग बनेगी किसकी, ऑटम वुड की, और एक रिंग बनेगी किसकी, स्प्रिंग वुड की. दोनों मिलके क्या बनाएंगी, वन एनुअल रिंग. यानी दो रिंग इज इक्वल टू वन एनुअलर रिंग, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं. ठीक है ना. तो इसका मतलब आपके कितनी कंसेंट्रिक रिंग है 26, और दो मिलके एक बनाती है, इसका मतलब एज कितनी हो जाएगी जो ट्रंक है 13 इयर्स. तो 13 आपकी एनुअलर रिंग के अकाउंटेबल होगी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Statins used for lowering blood cholesterol levels are extracted from algae, बैक्टीरिया, वायरसेस और ईस्ट. देखिए स्टेटिन्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, और ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. राइट. तो स्टेटिन जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देंगे और इसकी वजह से दे लोअर डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है. और इसलिए इसका एग्जांपल क्या होगा, ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 12th क्लास की बायोलॉजी के एक चैप्टर होता है जहां पे माइक्रोब्स इन एक्शन, वो वाले चैप्टर से बनते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है. तो आप पढ़ सकते हैं. A pair of fair dice is thrown independently 3 times. Okay.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस इज, 2 बार 9 लाना है आउट ऑफ 3 इवेंट, ठीक है, तो कितना होगा वो 1/729, 8/9, 8/729 और 8/243। जरा इसे को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब दो डाइस को थ्रोन किया जाता है तो कितने हमारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? एक डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं मैक्सिमम? 6। तो और दो डाइस पे कितने हो जाएंगे टोटल? 36। यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36। अब इसमें से 9 दोनों दोनों डाइस का टोटल कब कब किस किस कंडीशन में आ सकता है? जब या तो एक डाई में 5 आए दूसरी में 4 आ जाए, या एक डाई में 4 आ जाए दूसरी में 5 आ जाए, या एक डाई में 6 आ जाए दूसरी में 3 आ जाए, या फिर एक डाई में 3 आ जाए दूसरी में 6 आ जाए। यानी कि ये जो 36 पॉसिबल इवेंट में से सिर्फ 4 इवेंट्स हैं which is favorable. So probability of getting score 9 in one throw, remember one throw, 3 नहीं, one throw, तो वो कितने हो जाएगा? 4 out of 36, that means 1/9. अब याद रखिए, आउट ऑफ 36 4 इवेंट्स वी आर गेटिंग, ठीक है, जो कि 9 हमें दे रहा है कॉम्बिनेशन। तो नॉट गेटिंग 9 इन वन थ्रो कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी, दैट मींस 1 माइनस 1/9, दैट मींस 8/9। यानी कि एक थ्रो अगर हम करते हैं तो गेटिंग अ स्कोर ऑफ 9 इज प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9 की, और नॉट गेटिंग 9 इज 8/9। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 9 एग्जैक्टली ट्वाइस आउट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज, वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंटू C2 इंटू 1/9 स्क्वायर इंटू 8/9, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा लीजिए, और इफ यू विल सॉल्व तो देन आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8/243, राइट? सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Big holes in Swiss cheese are produced by a machine, a bacterium that produce large amount of methane gas, a bacterium producing a large amount of carbon dioxide, a fungus that releases a lot of gas during its metabolic activity. ये जो स्विस चीज बनाने के लिए कौन सा हम बैक्टीरिया यूज करते हैं? प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मिनाई। और ये करता क्या है? बेसिकली इट यूजेस द लैक्टेट, ठीक है, और उस लैक्टेट को या लैक्टिक एसिड को ये कन्वर्ट करता है प्रोपियोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चीज से निकलेगा तो क्या करेगा? ये बबल की फॉर्म में निकलेगा, और उसकी वजह से वी सी सच काइंड ऑफ अ होल इन स्विस चीज। आपने टॉम एंड जेरी देखा है ना, उसमें इस तरीके का चीज दिखाते थे, तो इसका मतलब बिग होल्स इन स्विस चीज आर प्रोड्यूस्ड बाय a bacterium producing a large amount of carbon dioxide. Option C is the correct answer. With reference to the Indian climate, the western disturbance originate over Arabian Sea, Mediterranean Sea, Baltic Sea or Bay of Bengal. देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दे ओरिजिनेट ओवर द ईस्ट मेडिटेरियन सी, यहां से, ठीक है, एंड देन दे ट्रेवल ईस्टवर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया, यहां तक इंडिया तक भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो राइज किया जाता है बाय द नॉर्थ में आपके कैस्पियन सी से, और साउथ में आपके पर्शियन गल्फ से। तो वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ओरिजिनली ओरिजिनेट कहां से होते हैं? मेडिटेरियन सी से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। At an election, a voter may vote for any number of candidates, okay, not greater than the number to be elected. ठीक है, there are 10 candidates and 4 are to be elected. देखिए, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनने वाला है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बेसिक कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर टू गेट मार्क्स। ठीक है, चलिए, इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट then the number of ways in which he can vote is, again as we said कि जो है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कितने कैंडिडेट हैं टोटल? 10। नंबर्स ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड इज 4। तो नंबर ऑफ वेज जिसमें वोटर वोट कर सकता है फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, वो क्या हो जाएगा? 10 कॉम्बिनेशन टू 1, 10 कॉम्बिनेशन टू 2, 10 कॉम्बिनेशन टू 3, 10 कॉम्बिनेशन टू 4। और इनको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? 10 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 क्या होता है? ये नीचे वाला वैल्यू, ठीक है, और देन 9 क्यों आया? क्योंकि जो भी आपकी अपर वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए नीचे वाली वैल्यू। देखिए, आप सभी में यही कॉन्सेप्ट होता है। तो 10 फैक्टोरियल इंटू डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ऊपर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। एंड इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी? 10, 45, 120 एंड 210, इनको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 385 टाइप्स ऑफ वेज। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी।
Okay, 10 men and 8 women together can complete work in 5 days. Okay, work done by one woman in a day is equal to the half the work done by a man in 1 day. याद रखिएगा, जो work done by a one woman in a day is equal to the half the work done by a man in a 1 day. यानी एक man is equivalent to 2 women work. ठीक है? Okay, how many days will it take for 4 men and 6 women to complete the work? ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है. एज पर द क्वेश्चन क्या बोला इसने, वन मैन का वर्क है इक्वल टू 2 वुमेन वर्क. ये कहां दिया हुआ है, ये देखिए, वर्क डन बाय वन मैन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द हाफ द वर्क डन बाय द मैन इन 1 डे. यानी एक औरत जितना काम करती है वो एक आदमी आधे दिन में कर लेता है. यानी कि 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन वर्क इन 1 डे. ठीक है ना, तो वही हम बोल रहे हैं. चलिए, सिंस 10 मैन एंड 8 वुमेन काम कर रहे हैं, 5 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो यानी कि कितने हो गए. अब 10 मैन का मतलब क्या हो गया, अगर हम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से लगाएं तो हमारे पास टोटल वुमेन्स कितनी हो जाएंगी. 10 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन्स, तो 20 वुमेन हम ये ले लेते हैं और 8 ओरिजिनल है, तो टोटल 28 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज. वुमेन की टर्म्स में बात कर लेते हैं. ठीक है, अब सेम वर्क को कंप्लीट करना है बाय 4 मैन एंड 6 वुमेन. अगेन 4 को हम कैसे कर सकते हैं, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो दैट मींस 4 into 8, 8 plus 6 14 वुमेन्स के. तो आप इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा लीजिए, 14 डिवाइड बाय 28 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x डेज. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज. दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. When you use your finger to scroll information displayed on a touch screen, the device responds because your finger exert pressure that activates pressure sensors, disrupts an electric current, ठीक है, transfers body static electricity to the device, generate and completes a piezoelectric circuit. ये जो piezoelectric circuits है वो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में आते थे, अभी नहीं आते हैं. अभी क्या है देखिए, ये जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होता है ना पैनल, उसमें क्या होता है कि इंसुलेटर होता है. ठीक है, और एक क्या होता है, कंडक्टर होता है. ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं इन अ वे ये जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह बिहेव करते हैं. अब आपकी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर. तो जब आप टच करते हैं सरफेस को ऑफ द स्क्रीन, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द स्क्रीन. इन अ वे वी कैन से वी आर डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटिव. ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिल्क कैप्ड एट रूम टेम्परेचर टर्न्स टू कर्ड ड्यू टू, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था. जो मिल्क है इट इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस. और कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन का. अब जब लैक्टोज शुगर जो है मिल्क की वो लैक्टिक एसिड बन जाएगी, तो वो क्या करेगी, एसिड है तो वो मिल्क प्रोटीन को कर्डल कर देगा और मिल्क को एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है, सोर टेस्ट देता है एसिड वाला. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, फर्मेंटेशन. ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. फारसाइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिक आईज कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ, देखिए जो हाइपरमेट्रोपिया है इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स. ठीक है, और जिसके अंदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज्यादा बेटर दिख जाते हैं इन कंपैरिजन टू नियरर वन. ठीक है, और इसको अगर हमें कोर्स करेक्ट करना है तो हमें लेनी पड़ेंगी कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस. दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ द डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन इन अ वेल इंसुलेटेड रूम, the overall temperature of the air in this room will remain unchanged, decrease, increase, initial increase and then decrease. देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है वो एक तरह से हीट इंजन है, एक डिवाइस है जो ट्रांसफर करती है हीट फ्रॉम द इनसाइड अ बॉक्स टू इट्स सराउंडिंग. मशीन से लेके सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रही है. ठीक है, अब अगर आप फ्रिज का डोर ओपन कर देंगे तो ये क्या करेगी, ये ज्यादा हीट अपनी सराउंडिंग्स को देगी यानी रूम को देगी, और रूम कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. तो द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रूम विल increase. Option C is the correct answer. Television and computer monitor commonly have a LED, light emitting diodes, right? जो ऐसे diodes जो कि light emit करते हैं. ठीक है, the abbreviation LED stands for, that simple, light emitting diode. That means option D. Vinegar is, that is again a simple question. हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एसिटिक एसिड. विनेगर यानी कि विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है. एक काम करिए टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना जाएगी.
या तो वो बोल देंगे सोर्स कौन सा है या फिर इसके कॉमन नेम में, ठीक है ना। तो आपको ये टेबल इमीडिएटली हेल्प करेगी। तो आप देखिए एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, विनेगर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Raw vegetable get quickly cooked in a pressure cooker because its alloy composition improve efficiency of heat transfer. No. Boiling point of the water increases at high pressure. Yes. चलो एक काम करते समझते हैं। इन प्रेशर कुकर क्या होता है, जो ट्रैप स्टीम की जाती है, जो स्टीम ट्रैप्ड हो जाती है, वो इंक्रीज कर देती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इनसाइड द कुकर। ठीक है, यानी कि जो कुकर के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। अब उस प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। अब सिंस टेम्परेचर हाई है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, तो जो फूड है वो जल्दी कुक होगा, फास्टर कुक होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस एट हाई प्रेशर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। While evaluating an investigational new drug, a phase 1 study is conducted on laboratory animals, few healthy volunteers, a single member from the research team, or small group of patients. देखिए फेज 1 जो ट्रायल टेस्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक नया ट्रीटमेंट को जस्टिफाई किया जाता है कि वो सेफ है और इफेक्टिव वे है टू ट्रीट डिजीजेस और नॉट। और इसके लिए वी टेक अ बंच ऑफ हेल्दी पीपल, जिससे हमें पता चल सके कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इस ड्रग के, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने अपना ही क्वेश्चन पूछ लिया, चलो। अपडेटेड इट्स नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर द बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स मोस्ट रिसेंटली इन, दैट्स वेरी इजी। ये जो आईसीएमआर है, दे पब्लिश द थर्ड रिवाइज्ड गाइडलाइंस, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। कब, 2017 में, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Among the data collected for a clinical study in a diabetic patient, which of the following is not a scalar variable? स्केलर वेरिएबल समझ लेते हैं जरा एक मिनट। स्केलर वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स वन वैल्यू एट अ गिवन टाइम। ठीक है, चलिए अब क्या दे रहा है वो, ब्लड ग्लूकोज लेवल एट अ टाइम ऑफ एनरोलमेंट इनटू रिसर्च स्टडी, डेली यूनिट्स ऑफ इंसुलिन प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट एट अ टाइम ऑफ डिजीज डायग्नोसिस, डिस्ट्रिक्ट वेयर द पेशेंट करंटली लिव। आप खुद ही आंसर समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। जब ब्लड ग्लूकोज नापा जाता है किसी भी टाइम पे एनरोलमेंट में, तो वो कांस्टेंट होता है, यस, स्केलर क्वांटिटी हो गया। डेली यूनिट्स ऑफ इंसुलिन आपको जो दी गई है वही आप लोगे, वो भी कांस्टेंट हो गया। एज ऑफ द पेशेंट जब आपने डिजीज डायग्नोस की है वो भी कांस्टेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट वेयर द पेशेंट करंटली लिव इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्केलर वेरिएबल। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट दैट एज्यूम अ रेंज ऑफ नंबर और स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। यानी कि वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, राइट। चलिए, तो यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पेशेंट रह सकते हैं, राइट। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The value of variance for the number of COVID causes due to the non-adherence to COVID appropriate behavior is 64, right? Okay. Calculate the value of standard deviation. देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये होता है बस। अब वेरिएंस कितना दे रखा है आपको, वेरिएंस दे रखा है आपको 64, तो 64 का आप कर दीजिए स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। एनोवा, एनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, एनोवा अभी क्या बताया हमने, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो यानी हम वेरिएंस को स्टडी करेंगे, राइट। सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर वेरिएंस अक्रॉस द मीन और एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो यानी कि इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, राइट। चलिए, a researcher has access to data pertaining to health expenditure of individual. Okay, if each value of this data series is multiplied by 10, then what will be the effect on the median? पहले एक काम करते हैं, इसमें हम ये समझ लेते हैं मीडियन होता क्या है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और रेंज क्या होती है। पहले ये तीनों में कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर आपको वैल्यू दी हुई है, कुछ रेंज ऑफ डेटा दिया हुआ है, आप एक काम करिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए, तो वो कहलाएगा आपका मीन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है मिडिल वैल्यू।
अगर आप इसको लोअर से हायर ऑर्डर में इंक्रीज कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, और जो उसमें सबसे मिडिल में आ रही है वैल्यू वो कहलाती है मीडियन। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सारे डेटा पॉइंट्स को आपने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीडियन भी तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मीडियन है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल मीडियन वैल्यू के, राइट। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमें आंसर तो मिल गया। मोड क्या होता था, मोड में क्या होता है, जो रिपीटेबल वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है पूरे डेटा में, क्या रिपीट कर रहा है, 555। देखिए, तो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही होती है उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पर इस क्वेश्चन में होगा option D, that means 10 times of the original median value. The weight of 3 persons who participate in a healthy study were 56, 50 and 47 किलोग्राम। Calculate the arithmetic weight। अब देखिए इससे भी सिंपल क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस उन्होंने कह दिया अर्थमेटिक वेट। एक्चुअली व्हाट ही इज आस्किंग इज एवरेज वेट। आप इनका एक काम करिए, टोटल कर लीजिए, 56 प्लस 50 प्लस 47 और डिवाइड कैसे करना है, 3 से। क्या आएगा आंसर, जल्दी से चेक करिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 153 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 51 kg। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following denotes 5 equal groups into which a population can be divided according to the distribution of the values of a particular variable? उसको क्या कहते हैं, परसेंटाइल कहते हैं, नहीं। क्वार्टाइल कहते हैं, नहीं। डेसाइल कहते हैं, नहीं। क्विंटाइल कहते हैं उसको। क्विंटाइल क्या होता है, क्विंटाइल आर द स्टैटिस्टिकल टूल which is used to divide a population into 5 equal segment। देखो इसको एक काम करते हैं, इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 100 पॉपुलेशन पीपल हैं, दैट मींस 100 इंडिविजुअल्स है इन अ पॉपुलेशन। अब हमें अगर ये पता करना है इनकी परचेजिंग पावर, यानी ये कितना इनकम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्विंटाइल करना होगा तो हम इसे 5 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, 5 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो हर एक ग्रुप में कितने इंडिविजुअल हो जाएंगे, 20 20 20 20 एंड 20। और इसमें जो सबसे लोएस्ट क्विंटाइल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लोएस्ट इनकम ग्रुप को, और जो सबसे टॉप पे होगा वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हाईएस्ट इनकम ग्रुप को, और जो बीच का है वो करेगा एवरेज को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्विंटाइल। दैट मींस ऑप्शन सी। ठीक है, 5 में ही करना है, याद रखिएगा। The percent of total variation in the dependent variable, okay, that is explained by the set of independent variable in the study is denoted by which of the following? देखिए, the percentage of total variation in the dependent variable that is explained by the set of independent variable in the study, इसको बोलते हैं हम coefficient of determination। इसको आप लोग बेटर जानते हैं आर स्क्वायर वैल्यू से। ठीक है ना, आप जब ग्राफ बनाते हैं तो आर स्क्वायर वैल्यू होती है ना, तो उसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द प्री टेस्ट विद द क्वेश्चनेयर before conducting a survey is denoted by which of the following term? Non-parametric analysis, pilot survey, follow-up period और systematic review। देखिए follow-up तो होगा नहीं, ये तो पहले कर रहे हैं ना, ठीक है ना, प्री टेस्ट है ना, follow-up तो बाद में होता है ना। चलिए, तो ये कहलाएगा आपका पायलट सर्वे। पायलट सर्वे जो है वो यूज होता है टू असेस द क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो यानी कि जो प्री टेस्ट है उसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। एक पायलट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पायलट सर्वे किया जाता है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A research laboratory examined the data of 100 patients proven to have tuberculosis। ठीक है, तो 100 पेशेंट्स हैं जिनको टीबी हो रखी है। ठीक है, जो रिजल्ट आया है उनके स्पूटम कल्चर से। अब ओनली 40 ऑफ देम हैड अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑन स्पूटम माइक्रोस्कोपी, यानी 100 में से 40 जो है स्पूटम माइक्रोस्कोपी कह रहा है कि हाँ दे आर पॉजिटिव। 100 पॉजिटिव हैं सारे, 40 जो है वो पॉजिटिव बता रहा है स्पूटम, 60 को वो भी नहीं बता रहा पॉजिटिव। ठीक है, वाइल दूसरा जो टेस्ट है दैट इज सेइंग 80 आउट ऑफ 100 इज पॉजिटिव, जो नया डायग्नोस्टिक मेथड आया है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन करेंगे, इन कंपैरिजन टू स्पूटम माइक्रोस्कोपी जो नया टेस्ट है वो उसमें क्या है बेटर, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू या नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। आप देखिए पहला वाला 100 में से 100 के 100 जो पेशेंट्स हैं वो आपके क्या है, टीबी पेशेंट्स हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी कहता है ओनली 40 है उसमें से पॉजिटिव, 60 को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इनसेंसिटिव है। जबकि नया मेथड उसका डबल सेंसिटिव है,
तो इसका मतलब जो नया मेथड है इन कंपैरिजन टू स्पुटम माइक्रोस्कोपी इज बेटर सेंसिटिव, सो उसकी इंक्रीज सेंसिटिविटी है, राइट? ओके। A researcher administer an achievement test to assess and indicate the positive effect of an independent variable in her study. Okay. देखिए इस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स और इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं आईसीएमआर में, ढंग से उसकी तैयारी करके जाइएगा। The distribution of scores in this test is found to be negatively skewed. On this basis, what can the researcher deduce regarding the difficulty level of the test? The test is very easy. The test is very difficult. The researcher cannot measure the difficulty level of the test by merely looking at the distribution of the score, या फिर the test is difficult and needs normalization. देखिए एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंडिकेट करता है दैट टेस्ट आर रिलेटिवली इजी फॉर मोस्ट स्टूडेंट। क्यों ऐसा है? बिकॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर्स आर मिडिल और हाई स्कोर्स एंड सेल्डम आर देयर रिलेटिवली लो स्कोर। नॉर्मली हमेशा हाई स्कोर ही आ रहे हैं, बहुत ही कम होगा जो कि आपके लो स्कोर्स आएंगे। इसका मतलब जो भी आप टेस्ट दे रहे हो सभी के अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, सभी के स्कोर हाई आ रहा है, बहुत ही कम लो स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? टेस्ट क्या है? इजी है। So therefore the researcher can deduce that the test is very easy. Option A is the correct answer. ठीक है, चलो। Thank you for watching. Please do subscribe us and hit the bell icon for the more updates. Thank you.